स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3। ये इसका पार्ट नंबर 2 है। अगर अभी तक आपने से पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो चलिए तो पहले वो देख लीजिएगा। चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो देखिए, अब देखते हैं 9/11 की घटना। ये 9/11 की घटना क्या थी और इस घटना से किस प्रकार से जो अमेरिकी वर्चस्व है वह दिखता है। तो चलिए देखते हैं। 9/11, इस घटना का नाम ही 9/11 दे दिया गया। जो अमेरिका में जो ये घटना घटित हुई थी, इस घटना का नाम 9/11 रखा गया। ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि जो ये घटना घटित हुई थी यह 11 सितंबर 2001 में घटित हुई थी। तो अमेरिका में जो तारीख लिखी जाती है, अमेरिका में तारीख से पहले महीना लिखा जाता है। मतलब कि सितंबर क्या है, 9 है। 9वां महीना होता है तो 9 पहले लिखा गया है और 11 तारीख बाद में लिखी गई है। पर हमारे में ऐसे लिखा जाता है। तो जो अमेरिका है उसमें महीना पहले लिखा जाता है और तारीख बाद में, इसलिए इसे 9/11 कहा जाता है। तो आपको इसकी तारीख याद रखनी है। जो ये घटना थी ये 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में घटित हुई। जैसे ही अमेरिका में इस दिन 11 सितंबर 2001 वाले दिन अरब देशों के जो 19 अपहरणकर्ता थे, मतलब कि अपहरण करने वाले जो 19 अपहरणकर्ता थे, उन्होंने क्या किया, जैसे ही अमेरिका से जो विमान है वह उड़े, जैसे ही विमानों ने अपनी उड़ान पकड़ी, वैसे ही उसे कुछ ही समय बाद क्या किया, उन विमानों पर कब्जा कर लिया, उनका अपहरण कर लिया। और उसके बाद ये सब कुछ प्लान था। अरब देशों के जो ये अपहरणकर्ता थे उन्होंने सब कुछ प्लान कर रखा था। जैसे ही विमान उड़ेगा अमेरिका में से, वैसे ही उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। और कब्जा करने के बाद जो उनका मकसद था वो भी उनका प्लान था। उन्होंने क्या किया, जो पहले जो 2 विमान थे वो सीधे न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में एक शहर है। ये जो 2 विमान थे उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नामक एक स्थान है, उसके उत्तरी और दक्षिणी टावर पर क्या किया, आक्रमण कर डाला। मतलब कि जो 2 विमान हैं उनके द्वारा 2 विमानों को वहां पर टकराया गया। वो भी जानबूझकर टक्कर मारी गई उन विमानों के द्वारा, क्योंकि उस विमान की जो उड़ान थी अब किसके कब्जे में थी, अरब देशों के जो अपहरणकर्ता थे ये 19 उनके कब्जों में थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो शुरुआती 2 विमान थे उन्होंने न्यूयॉर्क से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर गिरा दिए या फिर टक्कर मार दी इसके उत्तरी और दक्षिणी टावर पर। और फिर उसके बाद जो तीसरा विमान था वह वर्जीनिया के पेंटागन, वर्जीनिया में जो पेंटागन स्थित है वहां पर उसको टकराया गया। मतलब कि जानबूझकर जो तीसरा विमान है उसे वर्जीनिया में स्थित पेंटागन जो स्थान है उस पर टकराया गया, क्योंकि जो कमान थी, उस विमान की जो कमान थी वो किसके हाथ में थी, अब 19 अपहरणकर्ताओं के हाथ में थी। और जो पेंटागन है वो अमेरिका के जो रक्षा विभाग है उसकी मुख्य इमारत थी। पेंटागन आपको याद रखना है, अमेरिका का जो मुख्य विभाग रक्षा विभाग था, रक्षा विभाग का मुख्यालय कहा जा सकता है, वो पेंटागन की इमारत थी। तो उस पर जानबूझकर टक्कर मारी गई। और जो चौथा विमान है वह चौथे विमान को वह अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना चाहते थे, परंतु गलती से पेंसिल्वेनिया के खेत में जाकर गिर गया। तो इन सारी जितनी भी घटनाएं घटित हुई अमेरिका में विमान को लेकर, जैसे जो विमानों की जो टक्कर करवाई गई, तो इससे यह साफ नजर आया कि जो ये 19 अपहरणकर्ता थे इनकी यह एक चाल थी कि वह क्या करें, अमेरिका को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि आम जगह पर इसे नहीं टकराया गया था किसी विमान को। आपने देखा जो पहला 2 विमान थे उन्हें न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया गया और ये भी मुख्य इमारत थी। इसी प्रकार से वर्जीनिया के पेंटागन में ये रक्षा विभाग था, उसका मुख्यालय। और जो चौथा विमान था वह अमेरिका का जो कांग्रेस की जो मुख्य इमारत है उससे टकराना चाहते थे।
टकराने की पूरी योजना थी, परंतु क्या हुआ, गलती से जो विमान है वह पेंसिल्वेनिया के खेत में जाकर गिर पड़ा। तो इससे यही बात समझ में आई। बाद में जब इसका एनालाइज किया गया तो पता चला कि जो ये 19 अपहरणकर्ता थे उन्होंने यह पूरी योजना तैयार कर रखी थी और जिसके तहत वह काम कर रहे थे। और ये सारी जो घटना थी, जो इस विमान के द्वारा घटित घटनाएं हुई, ये सारी पहले से प्लान थी और ये मुख्य इमारतों पर ही टकराई गई। मुख्य इमारतों को नुकसान पहुंचाने की पूरी प्लानिंग की गई थी इससे। मतलब कि जो 19 अपहरणकर्ता थे वो अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहते थे और नुकसान पहुंचाया भी बहुत हद तक। तो इससे आपको समझ में आया कि 9/11 की घटना क्या थी। ये जो नाम रखा गया है ये इसकी तारीख को लेकर रखा गया है कि जिस दिन ये घटित हुई है उसका नाम रखा गया है। और इसके अंदर की जो इसके अंदर की जो घटना है वो जो है वह विमान को लेकर है। विमान पर कब्जा किया गया और फिर इन मुख्य इमारतों पर टकराया गया। तो आपको याद रखना है। अब देखिए अगला, सबसे बड़ा हमला यूएसए में। जो 9/11 की जो घटना हुई थी वो आज तक, जब तक ये अमेरिका में, ये कहा जा सकता है कि अमेरिका में ये घटना हुई थी, इससे पहले ऐसी कोई घटना अमेरिका के साथ घटित नहीं हुई थी। यह सबसे बड़ा हमला कहा गया अमेरिका के लिए। जो यह आक्रमण था, इस आक्रमण में यूएसए, अमेरिका के लगभग 3000 जो लोग थे वो मारे गए थे। जो व्यक्ति थे 3000 से भी ज्यादा जो थे वो मारे गए थे इस आक्रमण के द्वारा, जो 9/11 की घटना हुई थी। इसलिए जो अमेरिका के लिए दिल दहला देने वाली घटना कही जा सकती है, क्योंकि आज तक अमेरिका में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था जब से वह स्वतंत्र देश बनकर आया है। तो इस घटना को कंपैरिजन किया जाता है, अगर कंपेयर किया जाता है इस घटना को अमेरिका की अन्य जो घटित घटनाएं हुई है उनसे, तो ये घटना 1814 और 1814 और 1941 की घटनाओं से इसकी तुलना की जाती है। किन दो घटनाओं से इसकी तुलना की जाती है? 1814 और 1941 की घटनाओं से की जाती है। 1814 में ब्रिटेन द्वारा क्या किया गया था? ब्रिटेन द्वारा वॉशिंगटन डीसी में आगजनी की गई थी। और 1941 में इसमें ब्रिटेन द्वारा आगजनी की गई थी इसकी। और 1941 में जो घटित घटना थी जिससे इसकी तुलना की जा रही थी, उसमें जापानियों द्वारा पर्ल हार्बर पर क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था। पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया गया था इसके द्वारा। तो फिर भी अगर देखा जाए जान मान की जो क्षति हुई थी इन दो घटित घटनाओं में, जो पहले जो अमेरिका में जो घटित हुई जो घटनाएं थी जिनसे इसकी तुलना की जा रही थी, उसमें भी इतनी ज्यादा क्षति नहीं हुई थी। अमेरिका को इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, जान मान की क्षति नहीं हुई थी जितनी कि 9/11 की घटना में हुई, जब 3000 जो व्यक्ति हैं वो मारे गए अमेरिका के। तो ये सबसे, क्योंकि एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका उभर कर आ गया था पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के सामने। और उस समय अगर अमेरिका पर ऐसा आक्रमण होता है और उसके व्यक्तियों की जान जाती है, कोई 3000 कम नहीं होते हैं, तो 3000 तक की तुलना में अगर व्यक्तियों की जान जाती है तो अमेरिका की बेइज्जती कही जा सकती है वो हुई है, उससे उसे क्षति पहुंची, और दूसरा जान मान की क्षति हुई। तो इसको लेकर अमेरिका ने क्या कदम उठाए तो देखते हैं। बुश द्वारा कठोर कार्रवाई। यहाँ पर देख रहे होंगे बुश। आप अब सोच रहे होंगे कि जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के वो तो क्लिंटन थे, क्योंकि हमने ऊपर क्लिंटन का दौर पढ़ा था पहले। तो अब जो क्लिंटन है वह राष्ट्रपति नहीं रहे इस समय जब 9/11 की घटना हुई। और बुश जो है, जॉर्ज बुश, इनका जो पूरा नाम है वह जॉर्ज बुश है, वो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति बने हुए थे। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। और जैसे हमने पढ़ा था कि क्लिंटन बिल्कुल धीमी गति से कार्य कर रहे थे या फिर नरम मुद्दों को उठा रहे थे, परंतु उससे विपरीत जो बुश थे उन्होंने कठोर कार्यवाही की। अमेरिका पर जो नुकसान हुआ था या आक्रमण हुआ था इसको लेकर कठोर कार्यवाही की, कठोर कदम उठाए इसको लेकर। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। 9/11 की जो घटना हुई थी, इस आक्रमण के खिलाफ जो अमेरिका के जो बुश थे उन्होंने क्या किया? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। पूरे विश्व में
आतंकवाद के खिलाफ यह जो ऑपरेशन था वह चलाया गया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो आपको याद रखना 9/11 की घटना से कौन सा ऑपरेशन रिलेटेड है, वह ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इस ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत क्या किया गया, जो बुश ने यह कठोर फैसला लिया या कठोर कार्यवाही की, बुश ने क्या किया, इस अभियान के अंतर्गत यह तय हुआ कि जो 9/11 की घटना का जिस पर भी संदेह है, केवल संदेह को लेकर, क्योंकि इसके कोई सबूत नहीं थे, जिस पर भी इसको लेकर, जिस पर भी संदेह हो कि उन्होंने इन 9/11 की घटना में जिसको भी लेकर यह संदेह हो कि इनका हाथ है इसमें, उनको क्या हो, कठोर से कठोर सजा दी जाए। जैसे कि और इस संदेह के अंदर दो जो समूह थे वो उभर कर आए, एक तो अलकायदा समूह और दूसरा तालिबान शासन। और इन दोनों की इतनी बुरी हालत की गई अमेरिका के द्वारा कि इनका नामो निशान मिटा देना चाहते थे। परंतु अभी भी अगर देखा जाए तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम खत्म होने के बाद भी उनके कुछ अवशेष बचे हुए हैं। और इसकी पुष्टि या फिर इसका प्रूफ कैसे मिलता है कि तालिबान शासन के पांव उखाड़ फेंकना चाहता था अमेरिका, उसे खत्म करना चाहता था अमेरिका। एक तो अलकायदा और दूसरा तालिबान शासन, इन दोनों के पांव उखाड़ फेंकना चाहता था। परंतु इनके अवशेष अभी मौजूद हैं। इसका जो पुष्टि है यह किस प्रकार से होती है, क्योंकि जब ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम खत्म हो गया तो उसके बाद जो तालिबान शासन है उन्होंने पश्चिमी देशों पर भी कई बार आक्रमण किए हैं। तो इससे साफ पुष्ट होता है कि इसके अवशेष अभी भी कायम है, अभी भी बचे हुए हैं। तो अगर आप देखें कि अमेरिका की इसमें वर्चस्व की नीति क्या रही, अमेरिका ने क्या किया, केवल संदेह को लेकर, कोई प्रूफ नहीं था उनके पास कि तालिबान शासन और अलकायदा समूह ने ही क्या किया है, उन पर आक्रमण करवाया। ऐसा कोई सटीक प्रूफ कह सकते हैं या फिर सटीक पुष्टि नहीं थी, प्रमाण नहीं था उनके पास। फिर भी उन्होंने क्या किया, संदेह की दृष्टि से ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चला दी और उन पर इतने ज्यादा आक्रमण करवाया गए जहां पर भी तालिबान शासन था और अलकायदा समूह थे। पूरे विश्व में गिरफ्तारियां, जो अमेरिका है उसने 9/11 की घटना के विरुद्ध पूरे विश्व में क्या की, गिरफ्तारी करनी शुरू कर दी। जिन पर भी इसका संदेह होता था उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। और जो गिरफ्तार किए जाते थे जो व्यक्ति, उनके बारे में उनकी सूचना ना तो उनके परिवार वालों को दी जाती थी और ना ही उनकी सरकार को, जिस देश में वह रहते थे उसकी सरकार को भी नहीं दी जाती थी। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि अचानक से कोई व्यक्ति गायब हो गया और आपको पता ही ना चले, ना आपकी सरकार को मालूम हो और ना ही आपके परिवार वालों को मालूम हो। तो इस प्रकार से गिरफ्तारियां की गई। और जो गिरफ्तार व्यक्ति थे उनको कहाँ पर रखा गया, उनको ग्वातनाम बे, क्यूबा, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था क्यूबा, जो अमेरिका के निकट एक क्षेत्र है क्यूबा, उसमें ग्वातनाम बे एक स्थान का नाम है। उस ग्वातनाम बे में जेल बनाई हुई थी अमेरिका ने। तो उस जेल में इन गिरफ्तार व्यक्तियों को रखा जाता था और साथ ही साथ क्या किया जाता था, बाकी अलग अलग देशों में इन गिरफ्तार व्यक्तियों को भेजा जाता था। यूएनओ को बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, आप सभी ये जानते हैं विश्व में शांति कायम करने के लिए यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में। तो जो यूएनओ है उस पर भी अगर देखा जाए तो उसको भी इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही थी इसके लिए ना तो यूएनओ से कोई अनुमति ली गई थी और ना ही इसकी सूचना दी गई थी। उन गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना भी यूएनओ को नहीं दी गई थी। तो आप देख सकते हैं कि इससे ही जो अमेरिकी वर्चस्व है कितना ज्यादा झलक रहा है कि जो यूएनओ है, जो विश्व की सरकार कही जा सकती है, उसको भी इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई और ना ही इन गिरफ्तार व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए इनसे कोई अनुमति ली गई। तो इससे भी अमेरिकी वर्चस्व झलकता है यहाँ पर। अब अगला देखिए, इराक पर आक्रमण। इराक पर आक्रमण को लेकर अमेरिकी वर्चस्व किस प्रकार से झलकता है, अब हम देखते हैं। ये जो 4 ऑपरेशन हुए हैं इनके नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, या फिर सीधे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो आपसे पूछ लिया जाएगा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था, तो इसमें आप यही बताएंगे अगर आप, और दूसरा इस प्रकार से पूछा जा सकता है, इराक पर आक्रमण को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता, मतलब कि आपको कंफ्यूज करने के लिए घुमाया
घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाएंगे, पर आपको क्या करना है, आपको उस घटना को याद रखना है और उस घटना में कौन से ऑपरेशन किया गया था अमेरिका के द्वारा, ये भी याद रखना है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कभी भी। तो देखिए, इराक पर आक्रमण से अमेरिकी वर्चस्व किस प्रकार से दिखता है। पहला देखिए, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से अमेरिका ने इराक पर क्या किया, सैन्य आक्रमण किया, जिसको क्या दिया गया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम नाम दिया गया, और सैन्य आक्रमण किया। इस सैन्य आक्रमण में जो अमेरिकी नेतृत्व वाला जो कोलिशन ऑफ विलिंग्स नामक जो गुट था, जिसमें 40 देश सम्मिलित थे, उनके द्वारा यह आक्रमण किया गया। इस जो अमेरिका नेतृत्व कर रहा था जिस गुट का, उसका नाम था कोलिशन ऑफ विलिंग्स। इसका हिंदी में नाम है आकांक्षियों के महाजोट, इसका हिंदी में नाम है। इसमें 40 सदस्य देश शामिल थे जिन्होंने क्या किया, इराक पर आक्रमण किया अमेरिका के साथ मिलकर, और इस आक्रमण का नाम दिया गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, सामूहिक संहार के हथियार का बहाना। और जो ये आक्रमण किया गया जिसको ऑपरेशन इराकी फ्रीडम नाम दिया गया, उस आक्रमण के पीछे अमेरिका को यूएनओ से कोई अनुमति नहीं मिली थी इस आक्रमण को करने की। तो अमेरिका ने क्या बहाना लिया अनुमति प्राप्त करने के लिए, या फिर दुनिया वालों को, विश्व को यह दिखाने के लिए कि वह इराक पर आक्रमण क्यों कर रहा है। इसके लिए उसने किस चीज का बहाना लिया, उसने लिया सामूहिक संहार के हथियार। सामूहिक संहार के हथियार मतलब कि जो सामूहिक संहार मतलब कि जो हथियार बनाए, यह कहा गया अमेरिका के द्वारा कि जो इराक है उसमें छिपके से सामूहिक संहार के हथियार बन रहे हैं, मतलब कि वो हथियार बन रहे हैं जिनसे विश्व का नाश हो सकता है, ऐसा अमेरिका के द्वारा कहा गया। और इसी चीज को मानते हुए अमेरिका ने क्या किया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के द्वारा इराक पर आक्रमण कर दिया। सामूहिक संहार के हथियारों के कोई प्रमाण न मिलना। जब बाद में यह जांच हुई तो उसके बाद पता चला कि जो इराक है उसमें ना तो इसके निशान है कहीं पर भी कि जो सामूहिक संहार के हथियार इराक में उनका निर्माण किया जा रहा हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। यह अप्रमाण बात थी, मतलब कि जो अमेरिका था वह यहाँ पर झूठ बोल रहा था। जो उसका दावा था कि इराक में क्या है, सामूहिक संहार के हथियारों का निर्माण किया जा रहा है, वो एकदम गलत था। उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा था और इस चीज को लेकर, सामूहिक संहार के हथियार का बहाना लेकर ही क्या कर रहा था, अमेरिका इराक पर आक्रमण कर रहा था। तो जो आक्रमण किया जा रहा था जिस उद्देश्य को लेकर, वो उद्देश्य ही क्या था, अप्रमाणिक था। हमले के मकसद, अगर यह सोचा जाए कि जो आक्रमण किया गया था अमेरिका के द्वारा वो क्यों किया गया था, अगर बाद में यह देखा गया था कि जो सामूहिक संहार के जो हथियार हैं वो तो इराक में मिले नहीं, तो जो ये दावा था वह गलत हो गया अमेरिका का कि वहां पर सामूहिक संहार के हथियार है, इसलिए क्या कर रहा है अमेरिका, इराक पर आक्रमण कर रहा है, तो ये दावा गलत हो गया। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो अमेरिका ने इराक पर आक्रमण क्यों किया, जो ये प्रश्न था वह, इसका कोई ना कोई मकसद तो होगा। बिना मकसद के वह अपनी सेना, जिस पर वह इतने लाखों हजारों रुपए खर्च करता है, इतने ज्यादा जो धन खर्च करता है जिस सेना पर, उसे ऐसे ही तो नहीं भेज देगा किसी के पास, किसी देश के साथ हमला करने के लिए। तो इसका मकसद क्या था असल में, तो इसका मकसद देखा गया तो यह पता चला, इसका मकसद यही हो सकता है कि इराक क्या है, इराक में तेल भंडार है, तो अमेरिका तेल भंडार पर, इराक के तेल भंडार पर कब्जा करना चाहता था, या फिर वह वहां पर अपनी मनचाही सरकार बनाना चाहता था, और जिसे करने में वह कामयाब भी हुआ। जैसे ही अमेरिका ने इराक पर हमला किया, वैसे ही इराक में जो सद्दाम हुसैन की जो सरकार थी वह गिर गई, मतलब कि उसका नामो निशान खत्म हो गया। सद्दाम हुसैन वहां पर इराक का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो सद्दाम हुसैन की जो सरकार थी वह उसे गिरा दिया गया आक्रमण कर। इराक में यूएसए का विरोध, जैसा अमेरिका सोच रहा था कि वह इराक पर आक्रमण करेगा और इराक की जो सरकार है उसे गिरा देगा और इराक के व्यक्तियों पर अपना क्या करेगा, वर्चस्व कायम करेगा, अपना प्रभुत्व कायम करेगा, उसे अपने गुलाम कर लेगा।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि जो इराक में जो जनता थी उसने क्या किया, यूएसए का विरोध किया, अमेरिका का विरोध किया, वह शांत नहीं बैठे। और जो ये पूर्वव्यापी और जो इराक के द्वारा जो ये विरोध किया गया, उसमें अमेरिका के 300 से 3,000 जो सैनिक थे वो इस युद्ध में मारे गए। अगर देखा जाए अमेरिका के तो 3,000 सैनिक मारे गए, परंतु इराक की जनता, उन जो जनता थी वो इससे अधिक मात्रा में वो मरे। मतलब कि इराक को ज्यादा नुकसान हुआ, परंतु फिर भी इससे क्या दिखाई दे रहा है कि इराक की जनता ने क्या किया, यूएसए अमेरिका के 3,000 सैनिकों को मार डाला। ये कम नहीं होता है एक जनता के द्वारा सैनिकों को मारना। तो इराक के द्वारा लगातार विरोध प्रकट किया गया और इसके सामने अगर देखा जाए तो यूएसए की जो सैन्य ताकत है वो फीकी पड़ती दिख रही थी। सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल जो अमेरिका है वो पहली बार क्या हुआ वह किसी के सामने उसकी असफलता प्रकट हुई। चाहे उसने इराक पर कब्जा कर लिया, इराक पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया, परंतु फिर भी ना तो वह वहां पर अपनी सैन्य ताकत कायम कर पाया और ना ही राजनीतिक धरातल पर वह सफल हो पाया। वह इन दोनों ही चीजों में असफल प्रकट हुआ। क्यों? क्योंकि इराक की जो जनता थी उसने लगातार इसका विरोध किया, जिससे कि सैन्य और राजनीतिक तौर पर वह असफल हुआ। तो इससे जो अमेरिका है उसकी जो ताकत है वो थोड़ी घटती हुई भी नजर आई। परंतु अगर इसमें हम पूरी इस घटना में वर्चस्व की बात करें तो वर्चस्व यही था कि अगर अमेरिका को किसी पर संदेह हो या फिर अमेरिका किसी पर भी झूठा आरोप लगाकर उस पर आक्रमण कर सकता है। तो यह बात जो है वो वर्तमान में देखी जा सकती है। जब वर्तमान में इस चीज के बारे में देखा गया, पुराना इतिहास देखा गया, तो यह बात साफ तौर पर प्रकट हुई। इसी के साथ जो वीडियो है यहाँ पर पोस्ट करनी होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आ रही हो, अगर चैप्टर क्लियर हो रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।